नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 8 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा ऑनलाइन मोड में कुल 23 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 18वें शिफ्ट का पेपर है। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, विकासात्मक परिवर्तन क्या है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि सभी संस्कृतियों में के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होती है, यानी कि जो विकास होता है वो कहा जा रहा है कि सार्वभौमिक गति से, एक समान गति से होता है। तो ये विकल्प गलत है। कैसे? देखिए, नेपाल में जो बच्चा पैदा हुआ होगा उसकी शारीरिक बनावट इंडिया में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी शारीरिक बनावट से अंतर होता है। नेपाल के लोगों की हाइट जो होती है वो अपेक्षाकृत कम होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की संस्कृति अलग है, वहाँ एक तरीके से वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है। तो ये कहा जा सकता है कि सभी संस्कृतियों में जो बच्चों का विकास होता है वो एक तरीके से नहीं होता है। मान लीजिए कोई दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है तो वहाँ की संस्कृति अलग है, कोई उत्तर भारत से जुड़ा हुआ है तो वहाँ की संस्कृति अलग है। तो जो उसका सामाजिक विकास हो रहा है वो उसी सांस्कृतिक परिवेश में हो रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। इसलिए ये सार्वभौमिक नहीं कहा जा सकता, मतलब सबको एक समान गति से नहीं कहा जा सकता। तो ये विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कहा जा रहा है कि मध्य बाल्यावस्था तक बहुत तेज गति से होते हैं और फिर रुक जाते हैं। तो ये भी निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। जो विकास होता है, शारीरिक विकास जो होता है वो सबसे तेज जो अगर बात करें तो वो शैशवावस्था में होता है। ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि मध्य बाल्यकाल के बाद से बिल्कुल ही रुक जाता है। तो ये गलत है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, हमेशा एक रैखिक तरीके से होता है और एक आयामी होता है। एक आयामी कहने का मतलब कि देखिए, जैसे कि अगर मैं बोलूँ शारीरिक विकास, मानसिक विकास, इसके अलावा संवेगात्मक विकास, तो ये सभी आयाम बोले जाएंगे कि पर्टिकुलर इस फील्ड में, पर्टिकुलर इस फील्ड में। तो ऐसा थोड़ी है कि एक बार जब शारीरिक विकास बच्चे का हो रहा होगा तो संवेगात्मक विकास नहीं होगा। मतलब कि सभी आयामों में एक साथ होता है। ऐसा थोड़ी है कि एक विकास हो रहा है दूसरा विकास रुका रहेगा, ये नहीं होता है। एक आयामी नहीं होता है बल्कि बहुआयामी होता है। और साथ ही साथ रैखिक की बात की गई थी, तो ये कहा जा रहा है कि विकास जो होता है वो रैखिक होता है, मतलब हमेशा इसी प्रकार से चलता है। ऐसा थोड़ी होता है, विकास जो है वो जिग जैग मोशन में इस प्रकार से चलता रहता है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, एक रेखीय नहीं होता है, यानी ये भी विकल्प गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय कारकों प्रभावों की परस्पर क्रिया है। ये बात बिल्कुल सही है और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। कैसे? देखिए, वंशानुक्रम कहने का मतलब कि जो आपके माता पिता से गुण आपको मिले हैं, मतलब कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण ट्रांसफर होते हैं उसकी बात की जा रही है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, देखिए, एक उत्तम किस्म का बीज है, उसमें जो पहले के पौधे थे उनकी प्रॉपर्टीज आ चुकी है बीज में। ठीक है, लेकिन उस साल बीज को बोया गया, लेकिन उस साल बारिश नहीं हुई। बारिश क्या था? पर्यावरण था, बाहरी कारक था। तो जो उसका पर्यावरण था, परिवेश था, उसमें अच्छी बारिश ना होने की वजह से फसल अच्छा नहीं होगा। और अगर मान लीजिए कि बीज जो था वो बहुत निम्न किस्म का था और बारिश बहुत अच्छी हुई, फिर भी उस साल एक तरीके से फसल अच्छा नहीं होगा। यानी कि दोनों इंपॉर्टेंट है, फसल भी अच्छा होना चाहिए, मतलब कि बीज भी अच्छा होना चाहिए और साथ ही साथ बारिश भी अच्छी होनी चाहिए, तभी फसल अच्छा पैदा होगा। यानी कि क्या है, बीज क्या है? वंशानुक्रम को बता रहा है और साथ ही साथ बारिश क्या है? पर्यावरण को बता रहा है। यानी दोनों इंपॉर्टेंट है। यही बात विकल्प 4 में कहा जा रहा है और ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से क्या स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि क्या निम्न में से सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। ध्यान से समझिएगा, गत्यात्मक कौशल दो प्रकार का होता है। गत्यात्मक सीधे तौर पर आप समझ लीजिए गति, मूवमेंट से संबंधित है ये, और दो प्रकार से होगा। एक मूवमेंट ऐसा होगा जिसमें आपकी पूरी बॉडी एक तरीके से मूव कर रही होगी या फिर एक्टिव होगी। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपसे दौड़ना, तो दौड़ने में आपकी पूरी बॉडी जो है वो एक्टिव रहती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ लिखना, तो लिखना में क्या आपकी पूरी बॉडी एक्टिव है? नहीं एक्टिव है। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ये हथेली और ये 2-3 उंगलियां एक्टिव हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो आपका पूरा हाथ एक्टिव होगा। बाकी आप एक जगह पर बैठ करके आराम से लिख सकते हैं। तो लिखना या फिर किसी चीज़ को पकड़ना, ये सभी क्या है? ये इसमें मूवमेंट आपका बॉडी का कम हो रहा है। तो
इसी के आधार पर दो भागों में बांटा गया गत्यात्मक कौशल को, पहला सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल और दूसरा स्थूल गत्यात्मक कौशल। तो सूक्ष्म का मतलब ये होता है कि जिसमें हमारी बॉडी का मूवमेंट कम से कम हो, और स्थूल का मतलब होता है कि हमारी बॉडी का मूवमेंट जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब देखिए पहला पूछा गया है स्थूल गत्यात्मक, यानी जिसमें बॉडी का मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो पहला विकल्प देखिए भागना, भागने में हमारी पूरी बॉडी जो है वो एक्टिव रहती है, तो इसमें बॉडी का मूवमेंट सबसे ज़्यादा है। तो स्थूल गत्यात्मक की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर भागना हो जाएगा। और चित्र बनाना, देखिए चित्र बनाने में क्या होगा कि चित्र बनाने में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा एक हाथ ही एक्टिव रहेगी, पूरा बॉडी मूव नहीं करेगा। इस वजह से ये स्थूल माफ करिएगा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। एक बार अन्य विकल्पों पर चर्चा कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि निचोड़ना स्थूल को बताया जा रहा है, जो कि गलत है। निचोड़ने में केवल आपका हाथ एक्टिव है, चलने में आपका पूरा बॉडी एक्टिव है, तो ये उल्टा दे दिया गया, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि चलने में पूरी बॉडी एक्टिव थी और सूक्ष्म गत्यात्मक के तौर पर हम चलने को नहीं ले सकते। ठीक है, तीसरा दिया गया है पकड़ने में आपकी हाथ केवल एक्टिव रहेगी और चढ़ने में पूरा बॉडी एक्टिव रहेगा, तो ये भी गलत हो गया, उल्टा दिया गया है। चौथा देखिए आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना और ताली बजाना। तो रेखा बनाना, जैसे आड़ी तिरछी रेखा मैं बना रहा हूं, और ताली बजाने में कम से कम 2 हाथ एक्टिव हैं, तो ये ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है और ये कम मूवमेंट हो रहा है, तो ये उल्टा दिया गया है। ये इधर होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए भागना जो है उसमें पूरी बॉडी एक्टिव है, इसलिए ये स्थूल गत्यात्मक कौशल है, और चित्र बनाना में आपके हाथ केवल एक्टिव है, तो ये सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी। ध्यान से समझिएगा, मध्य बाल्यावस्था की अगर आयु वर्ग की बात करें तो 6 से 9 वर्ष मध्य बाल्यावस्था को माना जाता है। तो इस आयु वर्ग को ध्यान में रख करके आपको उत्तर ढूंढना है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि एक बच्ची जिसने सभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया है, अभी बिल्कुल शुरू किया है। तो देखिए बच्चे जब जन्म लेते हैं तभी से सामाजिक संदर्भ में देख करके नकल करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि जब छोटे बच्चे रहते हैं 6 महीने के 1 साल के रहते हैं, उसी समय से वो जैसे जैसे लोग क्रिया कर रहे हैं उसी प्रकार से देख करके उनका या तो जो बोला जा रहा है वर्णों को वो लोग कॉपी करना शुरू कर देते हैं, या फिर जो गतिविधि कर रहे हैं उसी प्रकार से गतिविधि करना शुरू कर देते हैं। तो नकल करना तो बच्चे प्रारंभ से शुरू कर देते हैं। ये 6 से 9 आयु वर्ग का वेट थोड़ी होता है, तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, एक बच्ची जो अमूर्त विचारों को आसानी से पालन कर सकती है। अमूर्त मतलब कि जो चीज़ें बच्ची देख नहीं रही है, तो ये किशोरावस्था में जाकर के आएगा या फिर बाल्यावस्था के अंतिम चरण में जाकर के आएगा। अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचना, 6 से 9 जो मध्य बाल्यावस्था है, इसमें बच्चे अमूर्त अवस्था में चीज़ों को नहीं सोच सकते, तो ये विकल्प हमारा निगेटिव था, उत्तर नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा देखिए, एक बच्ची सकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती। सकारात्मक यानी कोऑपरेटिव प्ले की बात की जा रही है, तो इसमें शामिल नहीं हो सकती, तो जाहिर सी बात है ये मध्य बाल्यावस्था में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 6 से 9 वर्ष की आयु में बच्चे क्या होते हैं कि प्रतीकात्मक खेल खेलने लगते हैं। जैसे कि उनके पास गुड्डे गुड़िया होते हैं, तो वो जिस प्रकार से उनके माता पिता उनको ट्रीट कर रहे होते हैं, उनको खाना खिलाना, उनको नहलाना, उसी प्रकार से ये भी बच्चे इस प्रतीकात्मक खेल खेलने लगते हैं। उनको लगता है कि गुड्डे गुड़िया में भी जान है, और वो भी उसको उसी प्रकार से नहलाते हैं, खाना खिलाते हैं और ये सभी गतिविधि करते हैं। तो ये सकारात्मक खेल में शामिल हो सकते हैं, और विकल्प कह रहा है कि नहीं हो सकते, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। तार्किक रूप से तर्क कर सकती है। अब देखिए 6 से 9 साल का जब बच्चा है, तो जाहिर सी बात है आपसे कई प्रश्न पूछता है, और कई प्रश्नों में जब आप उसका जवाब देते हैं तो उसका तर्क भी करता है, ये ऐसे क्यों नहीं है, ये ऐसे क्यों है। तो ये तार्किक जो कौशल है उसमें बच्चे में आ जाता है। साथ ही साथ संरक्षण भी कर पाता है। संरक्षण क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कोई एक इमेज है, यहाँ पर मैं आपको एक त्रिभुज बता रहा हूँ, और त्रिभुज के बाद से यहाँ से एक रेखा खींच दे रहा हूँ। तो अगर मैं पहले ये रेखा नहीं खींचा था और बच्चे से पूछता कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो बच्चा बता लेता कि इसमें एक त्रिभुज है। अब मान लीजिए यहाँ से मैंने एक रेखा खींच दिया, अब बच्चे से पूछा जाएगा कि अब इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो अब बोलेगा कि अब इसमें 2 त्रिभुज हैं। अगर मैं यहीं बच्चे से पूछूं कि पहले वाला त्रिभुज क्या हो गया, तो अगर बच्चा बता लेता है तो ये संरक्षण कहा जाएगा, और अगर बच्चा नहीं बता पाता है तो ये संरक्षण का अभाव कहा जाएगा। अगर बच्चे ने ये बता लिया कि ये जो बीच वाली रेखा है, अगर इसको हटा दिया जाए तो हमें पहले वाली आकृति मिल जाएगी, यानी एक त्रिभुज मिल जाएगा, तो ये संरक्षण होगा। और अगर नहीं बता पाता है तो ये संरक्षण का अभाव है। ध्यान से समझिएगा, पलटावीपन और संरक्षण दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अपलटावीपन या फिर पलटावीपन जो है वो आपके अल्फ़ाबेट्स में और साथ ही साथ डिजिट्स में पाए जाते हैं, ठीक है, वर्णों में पाए जाते हैं, और जो संरक्षण होता है वो आपका इमेजेस में पाया जाता है। बस इतना ही डिफरेंस होता है, दोनों एक ही चीज़ है। यानी कि एक पॉइंट से आगे निकल जाने के बाद से
पहले पॉइंट पर वापस आ पा रहा है या नहीं बच्चा। अगर आ जा रहा है तो वो संरक्षण है, अगर नहीं आ पा रहा है तो वो संरक्षण का अभाव है। तो ये 6 से 9 साल के बच्चे आराम से कर लेते हैं, संरक्षण कर पाते हैं, इस वजह से ये भी उत्तर हमारा बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहां पर देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया और एक कारण दिया गया और दोनों को पढ़ करके सही ऑप्शन का चुनाव करना है। कहा जा रहा है कि बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मापदंडों को जानते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। सबसे पहले बच्चे जो हैं वो परिवार के संपर्क में आते हैं और परिवार से ही सीखते हैं कि किस प्रकार से समाज में व्यवहार करना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है। द्वितीयक यानी कि एक तरीके से कहा जा रहा है कि सेकेंडरी है ये, तो ये विकल्प गलत है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब परिवार के संपर्क में बच्चा आ रहा है तो ये प्राथमिक होना चाहिए, ना कि द्वितीयक होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्राथमिक अभिकारक है, द्वितीयक नहीं है, इस वजह से ये विकल्प गलत हो गया। यानी केवल ए वाला स्टेटमेंट सही है और आर वाला गलत है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 ए सही है लेकिन आर गलत है, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है, यानी सही से कौन सा मैच है, आपसे पूछा जा रहा है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया है कि शैशवावस्था में बच्चे, जीन पियाजे के अनुसार ये प्रश्न पूछा गया, तो सबसे पहले मैं आयु वर्ग लिख देता हूं ताकि आपको चीजें कंफ्यूज ना करें। 0 से 2 साल होता है शैशवावस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो 2 से 7 साल होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो 7 से 11 साल उन्होंने बताया था, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो 11 साल से ऊपर उन्होंने बताया था। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखिए इसी आयु वर्ग को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। पहला पूछा गया है कि शैशवावस्था में बच्चे तर्क को लागू करते हैं और अनुमान लगाने में सक्षम होते हैं। तो तर्क शैशवावस्था में नहीं आएगा। 0 से 2 साल का बच्चा तर्क थोड़ी कर पाएगा, तो ये सही मिलान नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से 7 साल का जब बच्चा है तो निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। देखिए बच्चा थोड़ा थोड़ा तर्क जरूर करने लगता है लेकिन निगमनात्मक सोच अभी विकसित नहीं होती। निगमनात्मक करने का मतलब कि पहले नियम बच्चे जाने उसके बाद उदाहरण जाने, यानी कि 2 साल का बच्चा नियम के बारे में क्या जानेगा, किसी भी चीज के नियम के बारे में क्या जानेगा। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि बच्चे पहले उदाहरण देखते हैं, प्रत्यक्ष तौर पर देखते हैं, उसके बाद नियम तक पहुंचते हैं। तो ये विकल्प उल्टा कहा जा रहा है। ठीक है, ये विकल्प हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि 2 साल का बच्चा नियम के बारे में, किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं बता सकता। पहले वो चीजों को उदाहरण के तौर पर देखता है और धीरे धीरे अपने अंदर कॉन्सेप्ट को बिल्ड करता है। तो ये निगमनात्मक नहीं होगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चौथा देखिए, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी जब बच्चा 11 से 11 प्लस आयु वर्ग का है, तो इसमें बोला जा रहा है कि अनुकरण की शुरुआत होती है और कल्पना खेल करना शुरू करता है। कल्पना खेल जो है वो बच्चे जैसे कि माता पिता को देख करके अपने, जिस प्रकार से उनको नहलाया जाता है, बच्चों को उनके माता पिता नहलाते हैं, उसी प्रकार से प्रतीकात्मक खेल गुड्डे गुड़ियों के साथ बच्चे भी उन्हीं के साथ मतलब नहलाते हैं, खिलाते हैं। उनको ये लगता है कि ये इनमें भी जाने, गुड्डे गुड़ियों में भी जाने, और इसी प्रकार से वो कल्पनात्मक खेल खेलते हैं। तो ये क्या 11 से ज़्यादा आयु वर्ग के बालक खेलते हैं? नहीं खेलते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5, 6 साल के बच्चे इस प्रकार का खेल खेलते हैं। ठीक है, तो ये विकल्प कहना कि प्रतीकात्मक खेल, कल्पनात्मक खेल और अनुकरण की शुरुआत ये 11 प्लस यानी कि अमूर्त संक्रिया अवस्था में नहीं होती है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसमें आयु वर्ग 7 से 11 वर्ष है, इसमें वर्गीकरण और संरक्षण बच्चा कर पाता है। अब वर्गीकरण क्या हुआ? क्लासिफिकेशन, यानी कि मान लीजिए कई चीज़ें बच्चों को दी गई, जैसे कि कई डिजिट्स बोले गए, 1 से 10 तक के डिजिट्स बोले गए और बोला गया कि इसमें से सभी सम संख्याओं को छांटो, तो बच्चा वर्गीकरण कर लेगा कि कौन कौन सम संख्या है। 7 से 11 साल का बच्चा, और इसी प्रकार से कोई आकृति दी गई और बोला गया कि बढ़ते हुए क्रम में लिखो, या फिर संख्याएं दी गई और बोला गया कि बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में लिखो, तो इनका वर्गीकरण किया जा सकता है बच्चों के द्वारा इस आयु वर्ग में, और साथ ही साथ संरक्षण भी किया जा सकता है। संरक्षण अभी पिछले वाले प्रश्न में ही हमने देखा था कि आकृतियों में अगर एक पॉइंट से आगे बढ़ जाने के बाद अगर बच्चा पुराने वाले पॉइंट पर आ जाता है तो इसे संरक्षण कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है ये 7 से 11 साल के बच्चा कर पाएगा। ये विकल्प पॉजिटिव है और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोला जा रहा है कि अगर बच्चे ने पर्यावरण में कुछ नया चीज़ देखा और पहले से उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो वो इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, किस प्रकार से कैसे हैंडल करता है, इस प्रश्न का मतलब ये हुआ। देखिए
जीन पियाजे ने कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में बताया था। उनके महत्वपूर्ण शब्दावलियों को चारों विकल्पों में दिया गया है। सबसे पहले, जब भी कोई बच्चा नया इन्फॉर्मेशन देखता है तो नया इन्फॉर्मेशन देखने के बाद से वो सबसे पहले क्या करता है कि ऑर्गेनाइज करता है इन्फॉर्मेशन को। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में संगठन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नया इन्फॉर्मेशन देखा तो वो उसके माइंड में पहले से स्कीमा बनी हुई है। स्कीमा क्या होता है, पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि प्रत्येक इंफॉर्मेशन जो एक दूसरे से अलग है उसके लिए अलग अलग पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बच्चा बनाता है अपने माइंड में, जिसे स्कीमा बोला जाता है जीन पियाजे के अनुसार। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन को सेव करने से पहले वो सबको अरेंज करता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को यहाँ पर मैं कोई यहाँ पर किसी आदमी का इमेज दिखा रहा हूँ, किसी बुक का इमेज दिखा रहा हूँ, किसी सब्जी का इमेज दिखा रहा हूँ, तो तीनों इंफॉर्मेशन अलग अलग है। तो इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने से पहले वो इसको ऑर्गेनाइज करेगा, यानी व्यवस्थित करेगा कि कौन सा किस स्कीमा से संबंधित है, कौन सा खाने की वस्तु है, कौन सा पढ़ने की वस्तु है और कौन सा कोई व्यक्ति है। तो इसे ही एक तरीके से अरेंज करने को ही संगठन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। पहले मैं आपको सिर्फ सबको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। तो संगठन ये हो गया। उसके बाद से देखिए, मान लीजिए कि नया इन्फॉर्मेशन बच्चे ने देखा और उस इन्फॉर्मेशन में, नया इन्फॉर्मेशन देखने के बाद से उस इन्फॉर्मेशन में पहले वाले इन्फॉर्मेशन से कोई भी अंतर नहीं कर पाया। जैसे कि एक दिन बच्चा बहुत छोटा है, मान लीजिए एक दिन उसने बिल्ली को देखा, एक दिन बिल्ली को देखा और बच्चे को पता है कि बिल्ली की पूंछ होती है और बच्चा बिल्कुल छोटा है। अगले दिन उसने पहली बार कुत्ते को देखा और उसने देखा कि कुत्ते की भी पूंछ है। तो बच्चा को लगेगा कि बिल्ली और कुत्ता एक ही चीज़ है क्योंकि दोनों के पूंछ है। लेकिन अगर उनकी प्रॉपर्टी उनके पिता के द्वारा बताया गया कि बिल्ली अलग है क्योंकि ये म्याऊ म्याऊ करती है और कुत्ता अलग है क्योंकि ये भौं भौं करता है, तो उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर अगर उसमें कुछ डिफरेंस कर लिया बच्चा, तो पुरानी वाली जो इन्फॉर्मेशन, जो स्कीमा उसके माइंड में सेट थी कि बिल्ली और कुत्ता एक ही है, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन तो करना पड़ेगा, तभी बच्चा उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर पाएगा। यानी कि अगर बच्चा नए इंफॉर्मेशन और पुराने इंफॉर्मेशन में से कोई भी अंतर नहीं कर पाता है और पुराने स्कीमा में ही नए इंफॉर्मेशन को डाल देता है उसमें अंतर ना कर पाने की वजह से, तो इसे बोला जाता है समावेशन। और अगर अंतर कर लेता है पुराने इस इंफॉर्मेशन जो उसके माइंड में सेव है यानी स्कीमा, और नए इंफॉर्मेशन में अंतर कर लेता है और उसकी वजह से पुराने इंफॉर्मेशन यानी स्कीमा में या फिर नए इस इंफॉर्मेशन में कुछ चेंज करना पड़ता है, कुछ एडिट करना पड़ता है, और अगर उसके बाद सेव करता है तो इसे हम लोग समायोजन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, एडिट कैसे हुआ। पहले उसके माइंड में स्कीमा में ये सेव था कि जिसकी भी पूंछ होगी वो बिल्ली होगा, लेकिन बाद में उसके पिता ने जब उसको बताया कि बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है और कुत्ता भौं भौं करता है, यानी कि दोनों के बीच डिफरेंस वो बच्चा कर लिया। अब डिफरेंस करेगा तो जाहिर सी बात है जो उस स्कीमा में उसके माइंड में पहले से सेव था कि पूंछ वाली चीज बिल्ली होगी, तो अब उसे ये लगेगा कि पूंछ वाली चीज, हर पूंछ वाली चीज बिल्ली नहीं होगी। यानी कि एक नया स्कीमा बनाएगा जिसमें वो कहेगा कि जो बिल्ली है वो म्याऊ म्याऊ करती है, यानी ये बिल्ली का स्कीमा हो गया, और कुत्ते का स्कीमा अलग बनेगा, कुत्ता भौं भौं करता है, तो ये कुत्ते का अलग और ये बिल्ली का अलग स्कीमा उसने अपने माइंड में बना लिया। यानी कि जब इंफॉर्मेशन में अंतर बच्चा नहीं कर पा रहा है और पुराने स्कीमा में इंफॉर्मेशन को सेव कर रहा है तो इसे समावेशन बोलेंगे। और जब इंफॉर्मेशन में पुराने इंफॉर्मेशन और नए इंफॉर्मेशन में अंतर कर पा रहा है और उसकी वजह से पुराने इंफॉर्मेशन यानी स्कीमा में या फिर नए इंफॉर्मेशन में कुछ चेंज करने की आवश्यकता पड़ रही है, और अगर उसके बाद अपने नया स्कीमा बनाता है या फिर पुराने स्कीमा में ही डिफरेंस करके एडिट करके कुछ चेंज करता है तो उसे हम लोग समायोजन बोलते हैं। अब देखिए सामीकरण क्या होता है। सामीकरण ये होता है कि बच्चा जब भी कोई नया इंफॉर्मेशन देखेगा तो उसके माइंड में क्या होता है, उसके माइंड में एक तरीके से अस्थिरता आ जाती है। अस्थिरता कहने का मतलब कि वो पुराने स्कीमा से कंपैरिजन करता है कि ये मेरे माइंड में ये इंफॉर्मेशन पहले से सेव है या नहीं। अगर पहले से सेव है और उससे तुलना करने के बाद उसे लगता है कि ये पुरानी वाली ही इंफॉर्मेशन है तो उसी स्कीमा में वो सेव करेगा, और अगर उसे ये लगता है कि नहीं ये नया इंफॉर्मेशन है तो पुरानी स्कीमा में या तो कुछ एडिट करेगा या तो नया स्कीमा बनाएगा। इसे ही बोला जाता है सामीकरण। यानी सामीकरण के अंतर्गत दो पार्ट होंगे, पहला या तो समावेशन हो सकता है और दूसरा समायोजन हो सकता है। यानी कि एक इंफॉर्मेशन को किस प्रकार से बच्चा रिसीव कर रहा है, इंफॉर्मेशन को किस प्रकार से माइंड में सेव कर रहा है, इसके अंतर्गत या तो पुराने स्कीमा में सेव कर सकता है या तो नया स्कीमा बनाना पड़ेगा या फिर पुराने स्कीमा में एडिट करना पड़ेगा। तो जो समीकरण होता है उसके दो पार्ट होते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन को किस प्रकार से सेव किया जा सकता है, इसी प्रोसेस को बताता है समीकरण। ठीक है, तो यही प्रश्न में आपसे पूछा गया था। अब चलिए प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं और पर्यावरण के बीच, स्वयं मतलब कि जो उसके माइंड में पहले से इंफॉर्मेशन है, और पर्यावरण कहने का मतलब कि
पर्यावरण में, अपने परिवेश में जो कुछ भी नया चीज वो देख रहा है, इसके बीच संतुलन की खोज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संतुलन मतलब कि अब अगर इंफॉर्मेशन को सेव एज इट इज कर ले रहा है तो वो ठीक है, और अगर अगर एज इट इज सेव नहीं कर पा रहा है यानी एडिट करना पड़ा, इसे ही तो संतुलन कह रहे हैं। तो इसी को कहा जाता है सामीकरण। ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि वाइगोत्स्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, बहुत कम नहीं आंका है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि बच्चे अपने ज्ञान की संरचना स्वयं करते हैं सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से, और बच्चे का जो अनुभव है वो बहुत बड़ा उसकी पूंजी है, तो उसको कम नहीं आंका है बल्कि बहुत ज्यादा आंका है। ये विकल्प गलत है, विरोधाभास है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं, यानी कि बच्चे भी बिल्कुल वयस्क की तरह सोचते हैं, ठीक है, लेकिन उनसे मात्रात्मक तौर पर कम सोचते हैं, ये कहा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, बच्चे अपने मानसिक स्थिति के अनुसार जो उनकी आयु वर्ग है उसके हिसाब से मात्रात्मक तौर पर कम नहीं सोचते हैं, बल्कि उनकी आयु वर्ग के हिसाब से उनकी जितना उनकी क्षमता है उसके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो ये कहना कि मात्रात्मक तौर पर कम सोचते हैं, ये लेव वाइगोत्स्की ने नहीं कहा था, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि जितना बच्चे की क्षमता है उसी हिसाब से तो सोच पाएगा। अब एक वयस्क की मानसिक क्षमता और एक बच्चे की मानसिक क्षमता में अंतर तो होगा ही होगा। तो ये कहना कि मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं, ये गलत है, क्योंकि जितनी क्षमता बच्चे की है उस हिसाब से वो बहुत ज्यादा सोचता है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। तो ये गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, वाइगोत्स्की बच्चों को एक कोरा कागज के रूप में देखते थे। कोरा कागज कहने का मतलब कि बच्चे के पास अपना खुद का कुछ अनुभव नहीं है। जब वो बच्चा विद्यालय जाता है तो बिल्कुल ब्लैंक पेपर होता है, ऐसा नहीं है। वाइगोत्स्की ने यह माना था कि बच्चे जब विद्यालय जाते हैं तो बहुत सारे अपने पूर्व अनुभव लेकर के जाते हैं। जो चीज समाज में, जो चीज सांस्कृतिक तौर पर बच्चे ने देखा है वो उसका पूंजी है, वो उसका अनुभव है, और इसको कोरा कागज नहीं माना जा सकता। ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए। वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल है जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। यानी कि देखिए, ये कहा जा रहा है कि बच्चे सहायता के साथ किसी काम को कर सकते हैं। यानी कि उन्होंने जो इसके फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, पाड़ का कॉन्सेप्ट दिया था, या फिर जेडपीडी का कॉन्सेप्ट दिया था, उसी के बारे में कहा जा रहा है कि यानी बच्चे को अगर थोड़ा सा पुश किया जाए, थोड़ा सा हेल्प किया जाए, तो बच्चे बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि उनमें क्षमताएं हैं, और अगर उनको थोड़ा सा सहायता दिया जाए, बच्चे को सहायता दिया जाए, तो वह बहुत कुछ कर सकते हैं। यही जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक शिक्षिका किस संरचना की इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची जिगसॉ पहेली बनाने में मदद करती है? इशारे और संकेतों से, ध्यान से समझिएगा। तो जब भी इशारे और संकेत की बात आती है तो वहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा पाड़, यानी कि जिसे अंग्रेजी में स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहां पर एक स्टेटमेंट दिया गया और एक कारण दिया गया, दोनों को पढ़ करके कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। पहला दिया गया है, एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? व्यक्तिवादी कहने का मतलब कि जिसमें एक ही व्यक्ति का केवल चल रहा हो, यानी कि केवल टीचर का चल रहा हो। तो ऐसा नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक केंद्र में है, जिसमें बालक स्वयं से गतिविधि करके अपने अन्वेषण के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना करता है। तो ये कहना कि ये कठोर संरचित पाठ्यक्रम है, ये विकल्प निगेटिव है। कठोर नहीं होता है, क्योंकि जिस प्रकार से बालक एक्टिविटी कर रहे हैं अपने ज्ञान की रचना करने के लिए, तो ये कठोर कहाँ रह गया? कठोर तो तब होता है जब टीचर आपको डंडा मार करके एक ही पाठ्यक्रम को पढ़ा रहा होता। तो ये कठोर नहीं है और व्यक्तिवादी नहीं है, इस वजह से ये विकल्प हमारा नहीं होगा। दूसरा देखिए, बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। तानाशाह कहने का मतलब कि टीचर एकदम स्ट्रिक्ट है कि नहीं, आपको इसी विधि से पढ़ाया जाएगा, यही एकमात्र विधि है जिसके द्वारा आपको सिखाया जाएगा, और बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में आपको ट्रीट कर रहा है। तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा की आज हम लोग बात करते हैं, जिसमें बालक केंद्र में होने की वजह से वो बिल्कुल स्वतंत्र है अपने ज्ञान की रचना करने के लिए, अपने अन्वेषण के माध्यम से। तो ये कहना कि टीचर्स तानाशाह है तब ज्यादा सीखेंगे बच्चे, ये विकल्प निगेटिव है, और इस वजह से दोनों विकल्प इसके गलत हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ए और आर दोनों गलत है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? तो प्रगतिशील कक्षा की विशेषता पूछी गई है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि शिक्षिका पूरी तरीके से कक्षा को नियंत्रित करती है, यानी कि टीचर के कंट्रोल में पूरा कक्षा है, यानी कि तानाशाही की तरफ इशारा कर रहा है कि सब कुछ जो कुछ कर रही है वो शिक्षिका ही कर रही है। तो ये प्रगतिशील कक्षा नहीं है, क्योंकि प्रगतिशील कक्षा की प्रमुख प्रॉपर्टी ये होती है कि बच्चे केंद्र में होते हैं, बालकों के
अनुभव को तवज्जो दी जाती है, उनके अनुभव को आधार बनाते हुए उसको आगे की शिक्षा दी जाती है। तो ये कहना कि टीचर के कंट्रोल में होना ये निगेटिव है, प्रगतिशील कक्षा का उदाहरण नहीं होगा। दूसरा देखिए, बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है, ये भी विकल्प बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में बालक जब केंद्र में, यानी बालक की सहभागिता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर बालक खुद करके सीखेगा, यानी जब जाहिर सी बात है सक्रिय रूप से भागीदारी करेगा तभी तो एक तरीके से चीजों को अन्वेषण यानी खुद करके सीख रहा होगा। तो ये कहना न्यूनतम, ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय है। अब समय सारणी कहने का मतलब कि टाइम टेबल। मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट बच्चे को बताया जा रहा है और कॉन्सेप्ट में कुछ बच्चों को दिक्कत है, तो आप ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि यार ये घंटी खत्म हो गया, ये पीरियड खत्म हो गया, अब अगले दिन मैं पढ़ाऊंगा। ये थोड़ा लचीला होना चाहिए समय सारणी, यानी कि तय नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अगर बच्चों की आवश्यकता के हिसाब से थोड़ा बदलाव करने की आवश्यकता है तो उसमें बदलाव होना चाहिए। और ये कहा जा रहा है कि बैठने की व्यवस्था बिल्कुल तय है, तो ये भी गलत है। देखिए कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने समाज में इस प्रकार का उदाहरण देखते हैं कि अगर कोई निम्न जाति का बालक है तो उसको कक्षा में पीछे बैठाया जाता है। कई बार ऐसी न्यूज़पेपर में खबरें देखने को आती हैं। तो बैठने की व्यवस्था अगर आप तय कर देंगे तो जो बच्चे पीछे बैठ रहे हैं वो कभी ना कभी उनके अपने मन में हीन भावना का शिकार हो जाएंगे कि बार बार मुझे पीछे क्यों बैठाया जा रहा है। या फिर लड़के लड़कियों को अगर आप प्राथमिक से ही अलग बैठाने लगेंगे तो उसमें जो जेंडर रूढ़िवादिता है वो जन्म से ही, प्राथमिकता से ही, प्राथमिक एक तरीके से स्तर से ही उसमें इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो जाएगी, रूढ़िवादिता भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो ये बैठने की व्यवस्था और समय सारणी तय नहीं होना चाहिए, और विकल्प कह रहा है कि तय है, ये गलत होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। देखिए यहां पर गतिविधि कौन कर रहा है और कार्य कौन कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं, यानी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि बालक केंद्र में है। और यही प्रगतिशील कक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि जिसमें बालक खुद अन्वेषण के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना कर रहे होते हैं, और एज ए टीचर आप उसका मूल्यांकन कर रहे हैं कि बच्चे सही से सीख पा रहे हैं या नहीं, या फिर कहां पर उनको समस्या है। तो ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है? ध्यान से समझिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास बच्चों में किस प्रकार से होता है उसके संबंध में एक सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने 3 लेवल बताए थे और प्रत्येक लेवल में 2-2 स्टेजेस बताए थे। ध्यान से समझिएगा, लेवल 3 है। पहला लेवल कौन सा था? प्री कन्वेंशनल लेवल, यानी कि कन्वेंशन का मतलब होता है रूढ़िवादी विचार। तो जब बच्चा पहले परिवार में जन्म लेता है तो समाज के जो भी रूढ़िवादी विचार हैं उससे वो अनभिज्ञ रहता है, उसके बारे में नहीं जानता है। यानी कि रूढ़िवादिता विचार से पहले का स्टेज ये है, यानी कि जब बच्चे जन्म लेते हैं, जब 5-6 साल तक के बच्चे होते हैं, तब तक वो चीज़ों के बारे में नहीं जानते कि समाज की व्यवस्था क्या है। वो अपने परिवार के माध्यम से समाज में इंटरेक्शन करते करते वो समाज के नैतिकता के बारे में जानते हैं। परिवार के लोग उनको बताते हैं कि बड़ों को देख करके आपको आदर करना, उनका पैर छूना है। पैदा होते बच्चे नहीं जानते हैं, उनको बताना पड़ता है। बच्चे धीरे धीरे अनुक्रिया करते करते सीख जाते हैं कि किस प्रकार से समाज में इंटरेक्शन करना है, लोगों को किस प्रकार से सम्मान देना है, क्या व्यवहार करना है। उस हिसाब से ये नैतिकता वो समाज से ही सीख रहा है। तो जब बच्चा जन्म लिया था तो उसमें तो नैतिकता थी नहीं, तो इसीलिए उन्होंने पहले स्टेज का नाम रखा है प्री कन्वेंशनल स्टेज, यानी कि रूढ़िवादिता से पहले, यानी कि समाज की व्यवस्था से पहले जब बच्चे का जन्म हो रहा है तो उसे उन्होंने प्री कहा था। ठीक है, दूसरा स्टेज उन्होंने बताया था कन्वेंशनल स्टेज, यानी कि रूढ़िवादिता जो विचार है जो समाज में उससे संबंधित। यानी कि एक स्टेज ऐसा आएगा जब बच्चे को परिवार के माध्यम से या फिर समाज के माध्यम से पता चलेगी कि समाज के नियम क्या हैं, किस प्रकार से लोगों का सम्मान किया जाता है, किस प्रकार से हम लोग समाज में व्यवहार करते हैं। तो वो उस स्थिति में आ जाएगा कि हाँ, समाज के नियम वो जान गया। लेकिन एक बार ऐसा भी स्टेज आएगा कि जब समाज में उसे व्यक्तिगत तौर पर कोई कमी लगेगी तो उसका विरोध करेगा और उस कमी को दूर करने के लिए अपना हर वो संभव प्रयास करेगा। अब इसका एक मैं उदाहरण देता हूं। देखिए, समाज में जो पहले अवधारणा बनी हुई थी बाल विवाह का, बाल विवाह यानी कि जो एक कानूनी आयु है उससे कम एज में ही बच्चे की आयु में ही उसकी शादी कर दी जाए, लड़का चाहे लड़की, तो इसे बाल विवाह कहा जाता है। लेकिन किसी ना किसी व्यक्ति को ये कानून गलत लगा होगा, इस समाज में जो रूढ़िवादी विचार थे उसको उन्होंने विरोध किया होगा। इसके बाद से इसके अगेंस्ट में एक ठोस कानून बनाया गया कि इतने वर्ष से कम या फिर इतने आयु से कम लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो सकती। तो ये क्या है, किसी ना किसी व्यक्ति ने उस समाज के कुरीति के खिलाफ आवाज उठाया होगा। तो ये क्या है, देखिए अब समाज में जो व्यवस्था थी उस समाज की व्यवस्था के अगेंस्ट इंडिविजुअल तौर पर या फिर ग्रुप में आप अगर आवाज उठा रहे हैं तो ये पोस्ट कन्वेंशनल है। पोस्ट मतलब कि बाद में, उत्तर, यानी कि एक तरीके से जो समाज में रूढ़िवादी चीजें चल रही हैं उसके बाद
उसके परे जाकर के आप उसके अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं, तो ये पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज उनके द्वारा बताया गया था। ये तो 3 स्टेजेस मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद से प्रत्येक चरण में उन्होंने 2-2 उप चरण बताए हैं। जैसे कि यहां पर प्रश्न को ध्यान से समझिए, पहले प्रश्न से रिलेट करने में की मैं कोशिश कर रहा हूं। यहां पर कहा जा रहा है कि हमें कानूनों को बदल सकते हैं, यानी कि कानून को बदलने की बात की जा रही है। जो समाज में नियम है उस नियम को बदलने की बात की जा रही है। तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि ये पोस्ट कन्वेंशनल में है, क्योंकि अगर इसके पहले के 2 स्टेजेस जो थे प्री कन्वेंशनल और कन्वेंशनल में, तो कन्वेंशनल में तो बच्चा जो समाज के नियम होता है उसको तो मानता ही मानता है, लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है कि कानून को बदलने की आवश्यकता है। तो कानून कब बदलेगा? जब एक तरीके से बच्चे को लगेगा कि कुरीति है समाज में और उसको बदलने के लिए आवाज उठाएगा, यानी उस कानून को व्यक्तिगत तौर पर बच्चा नहीं मान रहा है, तो ये पोस्ट कन्वेंशनल हो गया, ये तो कंफर्म हो गया। अब पोस्ट कन्वेंशनल में भी 2 स्टेजेस हैं, 2 चरण हैं, 2 उपचरण हैं, तो उनमें से कौन सा सही होगा ये हमें पहले छांटना होगा। तो देखिए ये तो कंफर्म हो गया कि पोस्ट कन्वेंशनल है। अब देखिए यहां पे कहा जा रहा है कि आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए, मतलब कि जो बदलाव करने की आवश्यकता है वो लोगों से सहमति लेकर के और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। देखिए 2 तरीके से हो सकते हैं। आपके मन में किसी कानून को लेकर के या फिर किसी समाज की व्यवस्था को लेकर के, किसी कुरीति को लेकर के अगर आप आवाज बुलंद करना चाहते हैं, तो पहला कंडीशन तो ये हो सकता है कि आप सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनसे सहमति लीजिए और उसके बाद ग्रुप में आवाज उठाइए। ये होता है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आप सबसे सहमति ले रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरीके से आवाज उठा रहे हैं। और दूसरा क्या हो सकता है कि अगर आप को ये लगे कि भले ही मेरा व्यक्तिगत तौर पर कोई भी मेरा भला या फिर बुरा कुछ भी करे या फिर मेरा परिणाम कुछ भी हो, मैं इस कानून के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, इस कुरीति के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, चाहे मेरे खिलाफ कुछ भी हो जाए। तो ये होता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यानी कि आप मेरे साथ कुछ भी करिए लेकिन मैं इस कुरीति के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। देखिए दोनों दूसरे और तीसरे में थोड़ा सा डिफरेंस है। दूसरे में क्या होता है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठा रहे थे, यानी कि लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर करके, सबसे सहमति लेकर के। लेकिन जो तीसरा वाला है, ये सार्वभौमिक वाले में क्या होता है कि इसमें हमारे साथ कुछ भी हो सकता है और उस परिणाम को भुगतने के लिए हम तैयार हैं कि अगर हमारी जान भी चली जाए फिर भी हम इस कुरीति के खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो ये होता है ऑप्शन नंबर 3। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। देखिए प्रश्न में यह बोला जा रहा है कि कानून को बदलने की आवश्यकता है और सहमति से और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। तो लोकतांत्रिक वाला कौन सा हो गया? हमने अभी देखा था ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है? ध्यान से समझिएगा, अपने अंदर झांकने की बात की जा रही है। तो जब भी अपने अंदर झांकने की बात होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं अंतःवैयक्तिक, जिसे अंग्रेजी में इंट्रापर्सनल बोलते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, अगर अपने अंदर झांकने की बात होगी तो इंट्रापर्सनल सही जवाब होगा, और अगर किसी दूसरे व्यक्ति की बात होती तो इंटरपर्सनल सही जवाब होता, यानी उसे हिंदी में अंतर्वैयक्तिक कहते हैं। यहां पर अपने अंदर की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर 4 इंट्रापर्सनल यानी कि अंतःवैयक्तिक इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती हैं। यह वाक्य क्या दर्शाता है? ध्यान से समझिएगा, समाज में जो रूढ़िबद्ध विचार बना हुआ है कि लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़के बाहर का काम करेंगे, या फिर लड़कियां ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पढ़ेंगी, लड़के इस पर्टिकुलर साइंस से पढ़ेंगे, ये सभी चीज़ें जो हैं ये समाज की रूढ़िबद्ध विचारधारा को दिखाते हैं। यानी कि जो जेंडर है उस जेंडर के प्रति रूढ़िबद्ध विचार ये दर्शाता है कि लड़कियां इस खिलौने से खेलेंगी और लड़के इस खिलौने से खेलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, जेंडर रूढ़िवादिता इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कक्षा में संस्कृति और भाषाई विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? ध्यान से समझिएगा, कहा जा रहा है कि जो भाषाई विभिन्नता है, प्रत्येक बच्चे की मातृभाषा अलग हो सकती है, और संस्कृति की जो विभिन्नता है इसके लिए इसको ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावशाली होगी आपसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, कहा जा रहा है कि मानकीकृत व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना। यह विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। कैसे? जब भी मानकीकृत की बात की जाती है स्टैंडर्ड की, तो वो हमेशा ही निगेटिव होता है, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अलग है।
एक बच्चा जिसकी मातृभाषा अलग है, दूसरा बच्चा जिसकी मातृभाषा अलग है, तो वो चीज़ों को कैसे समझेगा। तो इसके लिए आवश्यक ये है कि वहाँ पर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि आप अपने भाव भंगिमा, अपने हाथ पैरों, पूरे शरीर का इस्तेमाल कर रहे होंगे बच्चे को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि वो सभी चीज़ें वो एक्टिविटी के माध्यम से बताने के लिए, ताकि वो चीज़ें समझने में कंफर्टेबल हो पाए, क्योंकि उसकी भाषा अलग थी। तो अगर इसके लिए मानकीकृत होता तो आप ये सभी गतिविधियां नहीं करते, ठीक है। और ये कह रहा है कि कठोर पाठ्यचर्या, तो ये भी विकल्प निगेटिव है। कैसे निगेटिव है, देखिए, एक संस्कृति से आया हुआ बच्चा दूसरी संस्कृति से आए हुए बच्चे से अलग तरीके से व्यवहार कर सकता है। तो अगर यहां पर मानकीकृत और कठोर होता तो सभी बच्चे उस कक्षा में समावेशित नहीं किए जा पाएंगे। ये निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, ठीक है। दूसरा विकल्प दिया गया है प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग, ये भी विकल्प निगेटिव है। कैसे, प्रत्यक्ष निर्देश का मतलब ये होता है कि आप किसी को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ करने के लिए, अनुक्रिया करने के लिए। जैसे कि देखिए, ब्लैक बोर्ड पर मैंने लिखा 2+3, अब बच्चा दूसरी या फिर तीसरी का बच्चा है, मान लीजिए प्राइमरी के किसी भी कक्षा का बच्चा है, तो वो अंकों के बारे में जानता होगा और इसका मान भी वो निकाल लेगा। लेकिन अगर आपने उसको निर्देश, प्रत्यक्ष निर्देश यानी बोल करके बोला कि ब्लैक बोर्ड पर लिखे इस प्रश्न का जवाब दो, तो आपकी भाषा ही वो नहीं समझ पा रहा है कि आप बोल क्या रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी यह है कि प्रत्यक्ष निर्देश के साथ साथ कुछ और निर्देश दिया जाए, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उससे करने की कोशिश की जाए। आप उसके लिए बोल सकते हैं, स्टैंड अप के लिए इशारे कर सकते हैं हाथ से कि अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, और उसके बाद से आप ब्लैक बोर्ड की तरफ उंगली करके इशारा से दिखा सकते हैं कि इस प्रश्न का जवाब दो, या फिर क्वेश्चन मार्क ब्लैक बोर्ड पर लगा सकते बता सकते हैं कि इसका क्या होगा, उत्तर क्या होगा। तो बच्चा प्रत्यक्ष निर्देश के साथ साथ और भी निर्देशों की आवश्यकता होगी, क्योंकि बच्चा भाषा को नहीं समझ पा रहा है भाषाई विभिन्नता की वजह से। इस वजह से प्रत्यक्ष निर्देश यहां पर निगेटिव है, क्योंकि टोटल फिजिकल रिस्पांस का भी उपयोग करना होगा यहां पर, इस वजह से ये निगेटिव था, संकुचित था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना। अब देखिए, बच्चा अगर एक भाषा पर सभी बच्चे एक ही भाषा से संबंधित रहते या फिर एक ही संस्कृति से जुड़े रहते, तो आप उनको एक पैमाने पर तौल सकते थे। यहाँ पर सभी बच्चे एक दूसरे से अलग हैं, हो सकता है कि कोई भाषा ही नहीं समझ पा रहा है, हो सकता है कि कोई सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जिसकी बिल्कुल ही अलग है, तो वो अपने आप को उस परिवेश में समावेशित ही नहीं कर पा रहा है, कंफर्टेबल ही नहीं है। तो आप सब में प्रतिस्पर्धा कैसे करेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से ये निगेटिव होगा। और वैसे भी प्रतिस्पर्धा जो वर्ड है वो हमेशा ही निगेटिव सेंस में 90% निगेटिव सेंस में होता है, इसलिए क्योंकि बच्चे को अधिगम कराना है, बच्चे को सिखाना है। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ला करके क्या करेंगे, बच्चे का जो कंपटीशन है वो खुद से है कि कल की उसने कितना सीखा और आज उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ, यानी कितना सीखा। तो प्रतिस्पर्धा आप दूसरों से नहीं करा सकते हैं, बच्चे के स्वयं से प्रतिस्पर्धा होना चाहिए कि कल उसने जितना सीखा था आज उससे कितना ज्यादा उसने सीख लिया, ठीक है। तो ये निगेटिव सेंस में था, हमारा उत्तर गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, विभिन्नताओं को अभाव के रूप में ना देखना। यानी कि ये कहा जा रहा है कि अगर आप विभिन्नता को एक डिफेक्ट के तौर पर देख रहे हैं तो ये प्रभावी नहीं होगा, लेकिन अगर आप डिफेक्ट के तौर पर नहीं देख रहे हैं तो ये प्रभावी होगा। और विकल्प देखिए, नहीं देखने की बात की जा रही है, यानी कि जो विभिन्नताएं हैं, एनसीएफ 2005 जो भाषाई विभिन्नता है उसको एक संसाधन के तौर पर देखता है और उसे बहुभाषिकता नाम दिया है। यानी कि जितने भी बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे की मातृभाषा अलग हो सकती है, तो प्रत्येक बच्चे को उसकी भाषा में, उसकी मातृभाषा में इंटरेक्ट करने का मौका दीजिए। कक्षा में अपने प्रश्न को उसकी ही भाषा में रखने का मौका दीजिए, यानी कि उसकी भाषा का सम्मान करिए और उसकी संस्कृति का सम्मान करिए। इससे बच्चे क्या होंगे, अपने आप को उस परिवेश का हिस्सा समझेंगे और उसके बाद से वो सीखने के लिए तत्पर होंगे। और जो थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम आपने पढ़ा होगा कि बच्चे तब तक नहीं सीख पाएंगे जब तक बच्चे तत्पर नहीं होंगे सीखने के लिए। तो ये विकल्प सबसे ज्यादा पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है कि योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। अब बच्चों को रैंक का मतलब कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से रैंक देने की बात की जा रही है। तो मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि बच्चों को कहाँ कठिनाई आ रही है, उस कठिनाई का पता लगा करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बदलाव करके बच्चे का अधिगम अर्थपूर्ण किया जाए, ना कि उसको रैंक दिया जाए। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। यानी कि ये बोला जा रहा है कि केवल मूल्यांकन के लिए ही बच्चों को पढ़ाए जाने की बात की जा रही है। मूल्यांकन तो बस इसलिए किया जा रहा है कि बच्चा सीख रहा है या नहीं, उसको कहाँ पर दिक्कत आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि मूल्यांकन को ही बिल्कुल सर्वे सर्वा कर दिया जाए, यानी उसी को केंद्र में होना चाहिए। तो फिर तो एक तरीके से आपको ये बोला जा रहा है कि आपको सिर्फ परीक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है, जबकि अधिगम का उद्देश्य ये होता है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन करना। आप चीज़ों को रट करके भी परीक्षा में लिख सकते हैं, लेकिन आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे ही परीक्षा खत्म होगा आप चीज़ों को भूल जाएंगे।
जाएंगे, लेकिन अगर आप उसको व्यवहार में ला दिए, यानी कि प्रयास के माध्यम से जो आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे ही अधिगम बोला जाता है। तो रटना कहीं से भी अधिगम नहीं है, केवल परीक्षा के लिए ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। ये विकल्प निगेटिव, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 दोनों सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं। सतत का मतलब कि लगातार, यानी कि कक्षा में जो कुछ भी गतिविधि बच्चा कर रहा है उसी गतिविधि के दौरान उसका मूल्यांकन होना चाहिए। उसी दौरान उसका मूल्यांकन होना चाहिए कि इस गतिविधि में कहीं बच्चे को समस्या तो नहीं आ रही है, सीखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये कहना कि केवल एक बार परीक्षा लेनी चाहिए, ये निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। यही मैं कह रहा था कि प्रगति का पता लगाना इंपॉर्टेंट है, कि बच्चा सीख पा रहा है अथवा नहीं, उसको कहीं समस्या है अथवा नहीं। तो ये समस्या का पता लगाने, प्रगति की पता लगाने के लिए मूल्यांकन होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर 2 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। सबसे पहले तो समावेशी कक्षा के बारे में जान लेते हैं। तो समावेशी कक्षा का मतलब ये होता है कि कोई भी शारीरिक अक्षमता बालक को क्यों ना हो, जैसे कि दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, कोई भी अधिगम विकार क्यों ना हो, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया। इसके अलावा बच्चा प्रतिभाशाली है या फिर बहुत कमजोर है या फिर सामान्य बच्चा है, सभी को एक ही साथ एक ही कक्षा के नीचे एक ही छत में पढ़ाने के लिए समावेशी कक्षा बोलता है। यानी कि सभी बच्चे में कोई भी आपको अंतर करना ही नहीं है, सभी बच्चों को एक समान मान करके उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके अधिगम कराना है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया, चौथा विकल्प दिया गया है, वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके बारे में रूढ़िवाद बनाना। रूढ़िबद्ध विचार कहने का मतलब कि जो समाज में पहले से चली आ रही थी, कि पहले क्या होता था कि जो दिव्यांग बच्चे थे उनके लिए अलग स्कूल हुआ करता था, तो वो कहा जा रहा है कि इसी रूढ़िबद्ध विचार को बनाना। तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि उस विचार को खत्म कर दिया गया, उस कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया गया। अब बच्चे में किसी भी प्रकार की दिव्यांगता क्यों ना है, उसको सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाता है। इसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं, समावेशी कक्षा कहते हैं। तो चौथा विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। बात करेंगे यहां पर देखिए तीसरे विकल्प की। तीसरा विकल्प दिया गया है, विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा। अब यहां पर केवल वर्ड जहां भी आ गया, अब आपको आगे विचार करना ही नहीं है, ये विकल्प को निगेटिव कर देता है, हमेशा कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा। यानी कि विशेष विद्यार्थी कहने का मतलब क्या है, कि जो भी सामान्य से अलग है, सामान्य से अलग आपका प्रतिभाशाली भी होगा, सामान्य से अलग आपका शारीरिक अक्षमता वाला भी होगा, सामान्य से अलग आपका अधिगम विकार वाला भी होगा, सामान्य से अलग आपका जिसको कुछ नहीं, मतलब कि जो बहुत कमजोर है वो भी होगा। यानी कि इनके लिए बोला जा रहा है कि केवल व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए। तो क्या ये प्रैक्टिकली संभव है कि इनको केवल व्यावसायिक शिक्षा दी जाए? ये विकल्प बिल्कुल ही निगेटिव है, और वैसे भी केवल आ गया तो आपको विचार करना ही नहीं था। ठीक है, पहले विकल्प की बात करेंगे। दिया गया है, विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूहन यानी कि ग्रुप करने की बात की जा रही है, ग्रुपिंग करने की बात की जा रही है, और वो भी क्षमता आधारित। कि मान लीजिए कोई बहुत प्रतिभाशाली बालक है तो उनका अलग ग्रुप बना दिया जाए, कोई बहुत कमजोर बालक है तो उनका अलग ग्रुप बना दिया जाए, कोई सामान्य बालक है तो उनका अलग ग्रुप बना दीजिए। अब बच्चा जो बहुत कमजोर था, पहले से ही हीन भावना का शिकार था कि कक्षा में उसके नंबर कम आ रहे थे, अब उसको अलग ग्रुप बना करके आप बिल्कुल ही अलग बैठा देंगे, तो जाहिर सी बात है बच्चा और ज़्यादा निगेटिविटी उसके अंदर आएगी, और इस वजह से ये भी विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान। देखिए, व्यक्तिगत मतभेद मतलब कि विभिन्नता की बात की जा रही है, यानी प्रत्येक बालक एक दूसरे से विभिन्न है, कोई शारीरिक अक्षमता से जूझ रहा है, कोई अधिगम विकार से जूझ रहा है, तो ये सब क्या है, ये विभिन्नता हो गई। इसको ध्यान रखना और इसका सम्मान करना है, यानी कि सभी बच्चे की एक तरीके से सहभागिता होनी चाहिए कक्षा में। ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा? जब आप उसका ध्यान रखेंगे कि सभी बच्चे एक समान है, और उसका सम्मान करेंगे और उसको मौका देंगे कक्षा में अपने आप को अभिव्यक्त करने का, ताकि वो सहज तौर पर अधिगम कर पाए। तो ऑप्शन नंबर 2 पॉजिटिव था और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैफल्य की पहचान है? पठन वैफल्य यानी कि पढ़ने में अक्षमता, बच्चा देख करके पढ़ने में उसको कठिनाई हो रही है। तो ध्यान से समझिएगा, पहला विकल्प दिया गया है, बी को डी के रूप में लिखना और 21 को 12 के रूप में। देखिए, जब भी आप कोई चीज़ लिख रहे होते हैं, या जाहिर सी बात है पहले उसको पढ़े होंगे, तो बच्चे ने गलत पढ़ लिया, बी को डी पढ़ लिया और 21 को 12 पढ़ लिया, इसलिए वो गलत लिख ही रहा है। इस वजह से डिसलेक्सिया का यही ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। आपने तारे ज़मीन पर मूवी देखी होगी, तो उसमें ये डिसलेक्सिया पर ही आधारित वो मूवी थी। बच्चे को पढ़ने में बहुत अक्षमता थी, यानी कि बच्चा कोई भी चीज़ देखता था तो उसको समझ में नहीं आता था, यानी पढ़ने में अक्षमता था। वहीं डिसलेक्सिया यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, बच्चे ने बी को डी समझ लिया, इसलिए वो बी को डी ही लिख रहा है। 21 को 12 समझ लिया, इसलिए 21 को 12 ही लिख रहा है, यानी कि सही तरीके से वो पढ़ नहीं पाया। इस वजह से पठन वैफल्य ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, वे विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता है
यानी कि जो अपने में ही मगन रहते हैं, उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है? तो जो अपने में ही लीन रहते हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। यहाँ पर हिंदी वाला जो टर्म था बहुत कन्फ्यूजिंग था, इसलिए मैं इंग्लिश वाले टर्म का हेल्प लूँगा। यहाँ पर देखिए पहला विकल्प दिया गया है एक्सप्रेसिव एंड रिसिप्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है जो अपने में ही स्वलीन है उसको दूसरों से बातचीत करने में बहुत हिचक होती है, और यही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएगा, और अगर कोई दूसरा कम्युनिकेट कर रहा है तो उसे रिसीव करने में भी प्रॉब्लम होगी अगर बच्चा स्वलीनता से जूझ रहा है तो। ठीक है, तो दिए गए प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अभिव्यंजक और ग्रहणशीलता संचार में चुनौती, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी ये कम्युनिकेशन की बात की गई थी, और चूंकि बच्चा स्वलीन है यानी अपने में ही मगन रहने वाला है तो उसको कम्युनिकेशन करने में ही चुनौती होगी। विकल्प नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया, वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? तो दिव्यांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ एक ही कक्षा में यानी समावेशी कक्षा में पढ़ाना है, तो उसके लिए क्या आवश्यक है आपसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है साथियों के बीच सहानुभूति और दया। देखिए सहानुभूति आपको लग रहा होगा पॉजिटिव है, लेकिन सहानुभूति निगेटिव है। क्यों? क्योंकि आप बच्चे को इनडायरेक्ट वे में एहसास दिला रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कमी है, तभी तो आप उसे सहानुभूति दिखा रहे हैं। यानी कि किसी व्यक्ति के पास कोई चीज़ नहीं होता है तभी तो आप उसके लिए सहानुभूति दिखाते हैं। तो सहानुभूति दिखाने से बच्चा इसको निगेटिव वे में ले सकता है, उसे ये लग सकता है कि मैं दूसरे बच्चों से जो सामान्य बच्चे हैं उससे बहुत अलग हूं, तो ये बच्चे में निगेटिविटी लाएगा, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण रवैया। अब समावेशी की कक्षा की बात की गई है तो यहाँ पर जो टीचरों का रवैया है वो लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, यानी सभी को एक समान मान करके चलना चाहिए, पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। इससे भी बच्चे निगेटिव फीलिंग उसके अंदर आएगी, ये भी गलत हो गया। विद्यार्थियों का अलगाव, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, यानी कि जो दूसरे बच्चे हैं वो दिव्यांग बच्चों के साथ अलगाव महसूस कर रहे हैं, ये भी निगेटिव है। इससे बच्चे समावेशी कक्षा के अंतर्गत उनको सही से अर्थपूर्ण अधिगम नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि बच्चे जब तक अपने आप को परिवेश का हिस्सा नहीं समझेंगे, जब तक लोग कंफर्टेबल फील नहीं कराएंगे उसको कि हाँ तुम इस परिवेश के हिस्से हो, तब तक वो बच्चा कंफर्टेबल नहीं होगा सीखने के लिए, तो ये भी निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 1 देखिए, सुलभ अवसंरचना और इमारतें, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है। अब मान लीजिए कोई पैर से दिव्यांगता है यानी चल नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है उसके लिए विद्यालय में प्रवेश करने के लिए कुछ स्टेयर्स इस प्रकार से जो स्लोप वाले होते हैं जिस पर व्हील चेयर आसानी से ऊपर ले जाया जा सके, उसकी आवश्यकता होगी। ये नॉर्मल स्कूल में आप देखते होंगे कि सीढ़ी होती है, स्टेयर्स होते हैं, लेकिन जो समावेशी कक्षा के अंतर्गत विद्यालय को डिजाइन किया जाता है उसमें इमारत इस प्रकार से बनाई जाती है कि जो दिव्यांग बालक हैं उनको भी चढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, जो व्हील चेयर पर चल रहे हैं उनके लिए भी स्लोप वाली सीढ़ी बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो सुलभ इमारतें हैं ये इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा? ध्यान से समझिएगा, यह भी समावेशी से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है कि विभिन्न अधिगम प्राथमिकता जिनके लिए अलग अलग तरीके से सीखना प्राथमिकता है। कोई जैसे कि दृष्टिबाधित है तो उसके लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता होगी, कोई श्रवण बाधित है तो उसके लिए विजुअल इफेक्ट की आवश्यकता होगी, यानी कि सबकी अधिगम की प्राथमिकता अलग है। इनको एक कक्षा में पढ़ाने के लिए कौन सा अभ्यास एक तरीके से पॉजिटिव होगा आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, कई बार हमें उत्तर नहीं पता होता है तो पहले उन विकल्पों को काट देते हैं जिन्हें हम श्योर होते हैं कि ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता। इसी विधि का प्रयोग हम लोग करेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्तता को प्रतिबंधित करना। अब बच्चे को बिल्कुल कंट्रोल करने की बात की जा रही है। बच्चा जो स्वतंत्र रूप से सीख रहा था उसको कंट्रोल करने की बात की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 दोनों इसका विरोध करता है। दोनों ये कहते हैं कि बच्चे स्वतंत्र वातावरण में सीखते हैं, तो यहां पर बच्चे को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। यह विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, उपकरणों और सहायक तकनीकों तक पहुंच कम करना, यानी कि देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो सुन नहीं सकता उसके लिए विजुअल इफेक्ट्स की आवश्यकता होगी। ये एक तकनीक होगी, सहायक टेक्निक होगी जिससे उसको मदद मिलेगी। और अगर मान लीजिए कोई देख नहीं सकता, कोई दृष्टिबाधित है, तो उसके लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता है। ये ब्रेल लिपि उसके लिए क्या है? सहायक तकनीक है। और विकल्प क्या कहा जा रहा है कि उसकी पहुंच कम करना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया ना। बल्कि जब उसकी आवश्यकता है तो उसको देना चाहिए, तभी तो वो समावेशी कक्षा होगा, ताकि सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा रहा है। लेकिन ये विकल्प कहा जा रहा है कि उसकी पहुंच कम होनी चाहिए, यानी उसको नहीं देने की बात की जा रही है। इस वजह से ये नेगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना।
यानी कि प्रासंगिकता मतलब कि रिफरेंस से संबंधित कहा जा रहा है। तो जो भी चीज़ें बच्चों को सिखाना है रिफरेंस लेकर के ही सिखाना है, उसके रिफरेंस के संदर्भ में क्या क्या उसकी आवश्यकता है उसको ध्यान में रख करके ही सिखाना है। तो ये उसका एक तरीके से कम करने की बात किया जा रहा है, ये भी निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2। देखिए, आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना। विकर्षण मतलब कि जो बच्चों का ध्यान फालतू में आकर्षित कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कक्षा में एक शांत कक्षा है तो वहां पर बच्चे पूरा ध्यान ब्लैक बोर्ड पर या फिर आप जो पढ़ा रहे हैं उस पर लगाएंगे, और एक कक्षा ऐसी जगह पर है जहां पर हमेशा खटखट पटपट की आवाज़ आ रही है, मतलब बिल्कुल मार्केट में, तो वहां पर बच्चों का जो ध्यान है, एक बार थोड़ा सा कट से कुछ आवाज़ आएगा तुरंत बच्चे का ध्यान उधर चला जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा विकर्षण नियम में कि जो भी चीज़ें सामान्य से अलग है वो बच्चों का ध्यान आकर्षित करेंगे ही करेंगी। तो यहां पर यह इंपॉर्टेंट है कि वो सभी चीज़ों को कम किया जाए जो बच्चों का ध्यान फालतू में आकर्षित कर रही हैं, बच्चों का ध्यान भटका रही हैं, तो ये कम करने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 2 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं। तो चर्चा में भागीदारी करके सीखने की बात की जा रही है, यानी कि इंटरेक्शन करने की बात की जा रही है, अंतःक्रिया करने की बात की जा रही है। तो लेव वाइगोस्की ने सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, उसी के आधार पर हम लोग विकल्प ढूंढेंगे। दिए गए विकल्प में देखिए केवल ऑप्शन नंबर 3 में सामाजिक संरचनावादी की बात की गई है, विकल्प नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सार्थक अधिगम क्या है। तो पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया है मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पन्न करता है, यानी कि जैसे टीचर ने बच्चे को बता दिया बस बच्चा उसको सुन लिया, ज्ञान को रिसीव कर लिया, तो ये ऐसे ज्ञान नहीं होता है। मुख्य रूप से जो सार्थक अधिगम होता है वो बेसिकली तर्क पर आधारित होता है कि टीचर ने कुछ बताया तो अब एज ए चिल्ड्रन वहाँ पर तर्क करेंगे कि ये ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, यानी कि सक्रिय रूप से उसमें भागीदारी देंगे। ऐसा रहता कि केवल इन्फॉर्मेशन बता देने मात्र से अगर बच्चे सीख जाते तो फिर टीचर की भी आवश्यकता नहीं थी। किताबों में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रखे गए हैं, उस इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली पढ़ करके बच्चा ज्यों का तो इन्फॉर्मेशन को ले लेता और ज्ञान हासिल कर लेता। तो ऐसा नहीं होता है। सार्थक अधिगम क्या होता है कि तर्क पे आधारित होता है, बच्चे स्वयं अंतःक्रिया करके तर्क के माध्यम से चीज़ों के बारे में सीखते हैं। तो ये विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित किया जाता है। गैर संदर्भित करने का मतलब कि जिस टॉपिक पे बात की जा रही है उससे अलग किसी उदाहरण की बात कीजिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर मैं आपको आम टॉपिक के बारे में बता रहा हूं और आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं सेब का, तो ये गैर संदर्भित हो गया। यानी कि एनसीएफ 2005 जो बच्चों के परिवेश से जोड़ करके शिक्षा देने की बात करता है, यानी कि उससे संदर्भ लेकर के, और ये विकल्प क्या कह रहा है कि उससे संदर्भ ना लेकर के गैर संदर्भित यानी दूसरे चीज से जोड़ने की बात कर रहा है, यानी कि ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थियों के अधिगम को नियंत्रित करते हैं, तो ये भी विकल्प निगेटिव है। आप बच्चों को कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में नहीं शिक्षा दे सकते, बच्चे स्वतंत्र वातावरण में सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 भी निगेटिव है, उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल है। सार्थक अधिगम की बात की गई थी, तो बच्चे विश्लेषण कैसे करेंगे, तर्क के आधार पर करेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि तर्क इसमें शामिल होना ही चाहिए। समालोचनात्मक सोच, समालोचनात्मक का मतलब होता है कि किसी भी कॉन्सेप्ट के गुण और दोषों पर विचार करना। गुण और दोषों पर विचार करना यानी कि तर्क कर करके आप उसके बारे में जान रहे होंगे। और देखिए, समस्या समाधान की बात की जा रही है, तो ये सभी सार्थक अधिगम का पार्ट है। ऑप्शन नंबर 4 पॉजिटिव और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं करता है, यानी कि कौन सा दिए गए विकल्प में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मेंशन नहीं किया गया। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि संरचनात्मक समझ पर जोर। देखिए, संरचनात्मक समझ क्या होता है, बच्चे खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना करते हैं। तो ये तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी कहता है, तो ये विकल्प नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वकालत करता है, और प्रश्न में क्या पूछा गया कि वकालत नहीं करता है, तो ये कर रहा था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है। दूसरा देखिए, योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन और संरचनात्मक मूल्यांकन, दो प्रकार के मूल्यांकन होते हैं। योगात्मक मूल्यांकन का मतलब कि सत्र के अंत में जो आपकी वार्षिक परीक्षा होती है उसे बोला जाता है योगात्मक मूल्यांकन। और संरचनात्मक मूल्यांकन यानी कि सत्र के बीच में किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाए जाने के बाद, किसी संप्रत्यय, किसी चैप्टर को पढ़ाए जाने के बाद पर्टिकुलर उस चैप्टर में या फिर पर्टिकुलर उस कॉन्सेप्ट में बच्चे को कहाँ पर दिक्कत है, इस समस्या का पहचान करने के लिए संरचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। तो संरचनात्मक मूल्यांकन जो है वो सतत और व्यापक मूल्यांकन की ओर इशारा करता है, और जो योगात्मक मूल्यांकन है वो सिर्फ एक बार में ही परीक्षा लेने की बात करता है। तो
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लगातार अभ्यर्थियों का मूल्यांकन जो कक्षा में बच्चे गतिविधि कर रहे हैं उसी में करने की बात करता है, यानी कि सतत मूल्यांकन की बात होती है। और सतत मूल्यांकन संरचनात्मक मूल्यांकन है, ना कि योगात्मक मूल्यांकन। अब देखिए दूसरा वाला जो विकल्प है वो निगेटिव सेंस में हो गया, और निगेटिव सेंस में तो जाहिर सी बात है राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसका वकालत नहीं करेगा। और वहीं आपसे पूछा गया था कि किसकी वकालत नहीं करता है, तो योगात्मक मूल्यांकन की वकालत नहीं करता है। अगला देखिए, पाठ्यक्रम में वृद्धि। अब ये कहा जा रहा है कि बच्चे के सिलेबस को बढ़ाया जाए। तो ये बेवजह चीज़ें हैं जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मेंशन नहीं की गई हैं। आप कितना सिलेबस बढ़ा लेंगे? प्राथमिक स्तर के बच्चे का सिलेबस आप पीजी लेवल का थोड़ी कर देंगे। तो ये विकल्प निगेटिव है जो कि मेंशन नहीं किया गया, वकालत नहीं करता, इस वजह से उत्तर होगा। चौथा देखिए, प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी। ये बात बिल्कुल गलत है। प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, स्मार्ट क्लासेस की बात की जा रही है, स्मार्ट क्लास हब बनाने की बात की जा रही है, स्मार्ट क्लास क्लस्टर बनाने की बात की जा रही है। तो ये प्रौद्योगिकी ही तो है, टेक्नोलॉजी ही तो है। तो इसमें कमी नहीं बल्कि इसको बढ़ाने की बात की गई है, इसकी वकालत नहीं करता है। और चूंकि यही प्रश्न में पूछा गया था, यानी ये भी विकल्प हमारा सही होगा। दिए गए विकल्प में देखिए 2, 3 और 4 वाला सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए 2, 3, 4 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है? चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया कि दूसरों से पिछड़ा प्रदर्शन ना करने के लिए कड़ी मेहनत करना। अब यहाँ पर बच्चा इस डर से मेहनत कर रहा है कि वह दूसरे से पिछड़ न जाए परीक्षा में, रिजल्ट में, इस वजह से वो कड़ी मेहनत कर रहा है। तो यहाँ पर मिलान क्या दिया गया है? प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। यानी कि ये कहा जा रहा है कि बच्चा अपनी परफॉर्मेंस की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो परफॉर्मेंस के लिए वो नहीं कर रहा है, वो केवल रिजल्ट के लिए कर रहा है। परफॉर्मेंस का मतलब यहाँ पर सीखने से है। तो बच्चा सीखने के लिए नहीं कर रहा है, बस इसलिए मेहनत कर रहा है ताकि कोई बंदा उससे आगे ना निकल जाए। वो चाहे रट कर ही क्यों ना हमें ज़्यादा नंबर मिले, वो कोई भी तरीका अपनाएगा, लेकिन कोई रिजल्ट में उससे आगे ना निकल जाए, इसके लिए वो मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो ये सीखने के लिए नहीं था, प्रदर्शन के लिए नहीं था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, ये गलत हो गया, निगेटिव सेंस में है। तीसरा देखिए, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किसी विषय की अतिरिक्त कक्षाएं लेना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि परिहार उन्मुख निपुणता लक्ष्य। तो यहाँ पर देखिए, परिहार का मतलब होता है इग्नोर करना, और निपुणता का मतलब कि बिल्कुल आप मास्टरी करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अतिरिक्त कक्षाएं ली जा रही हैं। क्यों अतिरिक्त कक्षाएं इसलिए ली जा रही हैं क्योंकि यहाँ पर उसको प्रथम स्थान आना है। तो एक तो इग्नोर हो गया, तो इग्नोर तो किया नहीं जा रहा बच्चे के द्वारा, बल्कि उसको एक एक्स्ट्रा क्लासेज ली जा रही हैं। इग्नोर का कहीं से भी सेंस नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए निपुणता की बात की गई है। तो निपुणता बच्चे को एक्स्ट्रा क्लास लेने से नहीं आएगा। अगर बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड होता, खुद से चीज़ों को सीखने के लिए कर रहा होता, तब निपुणता की बात आती। यहाँ पर बच्चा फर्स्ट आना चाहता है, चाहे उसको रटना ही क्यों ना पड़े, जो कुछ भी क्यों ना करना पड़े, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। यानी कि ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन इसमें नहीं है। बच्चा एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी कि फर्स्ट आने के लिए पढ़ रहा है। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, नकद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा की तैयारी करना, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। यहां पर भी देख लीजिए, एक्सटर्नल मोटिवेशन है सीधे तौर पर, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अभी तक आपने जितने भी तीनों विकल्पों को मैंने कट किया, आपको एक समझ विकसित हो गया होगा कि जो भी विकल्प कट हो रहे हैं वो सब कुछ एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात कर रहे थे। यानी कि बच्चा कहीं फर्स्ट आने के लिए, कहीं कोई उससे आगे ना निकल जाए, इसलिए कहीं नकद पुरस्कार जीतने के लिए मेहनत कर रहा था। बच्चे का सेल्फ मोटिवेशन नहीं था इसमें। बच्चा खुद से एक तरीके से तीव्र इच्छा नहीं थी, उसकी रुचि नहीं थी पढ़ने में। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्रक करना। और यहाँ पर मिलान क्या दिया गया? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। महारत हासिल करना यानी मास्टरी की बात की जा रही है। अब यहाँ पर देखिए, बच्चे का खुद से रुचि है और वो क्षमता में सुधार करना चाहता है। तो रुचि है तो जाहिर सी बात है उसमें इंटरनल मोटिवेशन जनरेट होगा इंटरेस्ट की वजह से। और यहाँ पर बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड है, इस वजह से ये विकल्प सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है और यही हमारा सही जवाब होगा। और इसमें सेल्फ मोटिवेशन होने की वजह से बच्चा महारत भी हासिल करेगा, यानी मास्टरी भी हासिल करेगा उस पर्टिकुलर किसी भी कॉन्सेप्ट में या फिर किसी भी चैप्टर में। तो ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव है सेल्फ मोटिवेशन की वजह से। इसी में केवल सेल्फ मोटिवेशन की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना। ये विकल्प बिल्कुल ही निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि आप बच्चों को डरा थोड़ी रहे हैं, बच्चे को सिखाना है, डराना थोड़ी है। तो ये निगेटिव हो गया। दूसरा दिया गया, रट कर याद करने पर बल देना। रटना, याद करना, ये सभी वर्ड जो हैं वो निगेटिव हैं। एनसीएफ 2005 इसका निषेध करता है। बच्चे अपने ज्ञान की रचना करते हैं अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से, ना कि रट करके चीज़ों को सीखते हैं। ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना। निष्क्रिय सुनना यानी कि बिल्कुल ही बच्चा कक्षा में एक्टिव नहीं है। तो बच्चा जब सक्रिय रूप से भागीदारी नहीं कर रहा है
तो कहां से वो सीख लेगा? तो ये निष्क्रिय हमेशा निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना। पूर्व ज्ञान यानी बच्चे का अनुभव, बच्चे के अनुभव से जोड़ करके जब नई शिक्षा दी जाती है तो वो बच्चे के लिए अर्थपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर 4 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? ध्यान से समझिएगा। भ्रांति का मतलब होता है मिसकॉन्सेप्ट, उससे निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण आपसे पूछा जा रहा है, पॉजिटिव सेंस में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि रटना याद रखने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देना, तो ये विकल्प निगेटिव है। रटना याद करना कहीं भी अगर आपको विकल्प दिख जाए तो चूंकि प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया था तो और ये निगेटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां गलत धारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंधित हो। तो आप बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते कि बच्चा कोई गलत धारणा है तो उसको व्यक्त ना करे। बच्चे को आप बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट, एक लोकतांत्रिक माहौल देना चाहिए। लोकतांत्रिक माहौल में तभी होगा जब बच्चे को अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका दिया जाए। और यहां पर विकल्प क्या कह रहा है कि गलत धारणाएं को व्यक्त करना प्रतिबंधित हो, यानी उसको रोका जा रहा है। तो यह विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, विद्यार्थियों की पूर्व मान्यताओं और वैकल्पिक अवधारणाओं को अनदेखा करना। पूर्व मान्यता मतलब कि जो विद्यार्थी है उसका अनुभव की बात की जा रही है, अनुभव को ही दरकिनार करने की बात कर रहा है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 दोनों उसके परिवेश से जोड़ने की बात करता है। परिवेश क्या है? परिवेश में जो कुछ भी उसने प्रत्यक्ष तौर पर देखा है वो उसका अनुभव हो गया, उससे जोड़ने की बात कर रहा है। और यहां पर विकल्प क्या कह रहा है कि उसको अनदेखा कर दिया जाए, ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना। देखिए, प्रयोग मतलब कि खुद करके सीखने की बात की जा रही है और अवलोकन मतलब कि चीजों को प्रत्यक्ष तौर पर देखने की बात की जा रही है। तो इससे जब बच्चे को अवसर दिया जाएगा तो बच्चे इसमें सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहे हैं और अपने कॉन्सेप्ट के जो मिसकॉन्सेप्ट है उसको दूर करने की कोशिश करें। तो ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, विद्यार्थियों में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है? ध्यान से समझिएगा। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि दंड तो हमेशा ही निगेटिव है, कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा दिया गया वेधन एवं अभ्यास। वेधन का मतलब कि मशीन की तरह आप ड्रिल कर रहे हैं, एक ही चीज को बार बार प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चा मशीन थोड़ी है कि एक ही चीज को बार बार करेगा, बच्चा सक्रिय रूप से अपने ज्ञान की रचना करता है, ना कि मशीन की तरह व्यवहार करता है। तो यह विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, प्रतियोगिता। कक्षा में जितने भी बच्चे हैं उनका आपस में प्रतियोगिता कराने की बात की जा रही है, तो यह विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि बच्चे का खुद से प्रतियोगिता होना चाहिए कि कल कितना बच्चे ने सीखा था और आज उसका कितना प्रोग्रेस हुआ है। जब आप दूसरे से कंपटीशन कराते हैं तो एक कक्षा में, आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात कर रहे हैं जिसमें सामान्य बालक भी है, प्रतिभाशाली बालक भी है, शारीरिक अक्षमता वाला बालक भी है, सभी तरह के बालक हैं। तो कैसे ये संभव है कि सबको एक पैमाने पर कंपटीशन कराया जाए? तो ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, ये विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। और वैसे भी जो प्रतिभाशाली बालक है वो अच्छा परफॉर्म करेगा और जो कम एक तरीके से सामान्य से नीचे वाला बालक है, जो कि सीखने में जिसको दिक्कत हो रही है, अगर आप कंपटीशन करेंगे तो वो और हीन भावना का शिकार हो जाएगा और निगेटिविटी उसके मन में आएगी कि मैं एक तो सीख नहीं पा रहा था, ऊपर से कक्षा में मेरी बेइज्जती की जा रही है नंबर्स दिखा करके, प्रतियोगिता करा करके। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2। देखिए, चर्चा और संवाद। चर्चा और संवाद लेव वाइगोत्स्की के दिए गए शब्द हैं, उनके अनुसार अंतःक्रिया के माध्यम से ही बच्चे सीखते हैं और वो संरचनावाद के सबसे बड़े समर्थक थे। उनका मानना यह था कि बच्चे दूसरों से अंतःक्रिया करके ही चीजों के बारे में सीखते हैं। तो चर्चा और संवाद यहां पर पॉजिटिव और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थी में किसकी अवधारणा को सक्रिय करना चाहिए? ध्यान से समझिएगा। पॉजिटिव सेंस में आपसे पूछा जा रहा है प्रभावी अधिगम करने के लिए शिक्षिका को विद्यार्थियों में क्या सक्रिय रूप से करना चाहिए? चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया कि हीनता की भावना। हीनता मतलब कि निगेटिविटी की बात की जा रही है, तो बच्चे में निगेटिविटी थोड़ी लानी है, पॉजिटिविटी लानी है, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, प्रतिस्पर्धा की भावना। अभी इसके जस्ट पहले वाले प्रश्न में हमने देखा था कि जो प्रतिस्पर्धा होता है, कंपटीशन होता है, वो निगेटिव सेंस में है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से यूनिक है, अलग है। कोई बहुत धीरे सीख रहा है, कोई बहुत तेज सीख रहा है। तो जो बहुत धीरे सीख रहा था, कंपटीशन जब आप बहुत तेज से करेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें और निगेटिविटी आ जाएगी। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, क्षमता को स्थायी मानने की धारणा, यानी कि ये बोला जा रहा है कि क्षमता जो है वो स्थायी है, अब इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो ये तो निगेटिव है ना, क्षमता को आप प्रयास के माध्यम से बहुत बढ़ा सकते हैं। तो ये विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है?
चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना, यानी डांस कंपटीशन में भाग लेने की बात की जा रही है। किसको? जो उसके फ्रेंड है उसको एक तरीके से इंप्रेस करने की बात की जा रही है। तो बच्चा खुद के खुशी के लिए नृत्य नहीं कर रहा है बल्कि दोस्तों को इंप्रेस करने के लिए कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्त जो है वो बाह्य कारक का काम कर रहे हैं और ये बाह्य कारक का उदाहरण है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना। यहां पर सीखा क्यों जा रहा है? ताकि उसको प्रतियोगिता जीतना है, तो यहां पर कंपटीशन की वजह से वो सीख रहा है, ना कि सेल्फ मोटिवेशन की वजह से। तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन का उदाहरण है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना। अब यहां पर गृह कार्य बच्चा क्यों कर रहा है? डर की वजह से। डर क्या है? कि मुझे दंडित किया जाएगा, तो ये भी एक्सटर्नल मोटिवेशन है, यहां पर दंड, इस वजह से बच्चा कार्य कर रहा था। ये भी उदाहरण है, इसलिए उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना। अब यहां पर देखिए, ज्ञान प्राप्त करना यहां पर बच्चे का लक्ष्य है। ज्ञान प्राप्त करना यानी सेल्फ मोटिवेशन की वजह से वो चीजों को सीखना चाहता है। अब यहां पर सेल्फ मोटिवेशन है, इंटरनल मोटिवेशन है, ना कि एक्सटर्नल मोटिवेशन है। और प्रश्न में यही पूछा गया था कि कौन एक्सटर्नल मोटिवेशन का उदाहरण नहीं है, तो यही आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। विकल्प नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसके इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में होने की संभावना है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि प्रासंगिक पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में कमी होने की आवश्यकता है। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि कमी नहीं होगी। प्रासंगिक मतलब कि उससे रिफरेंसेबल, किसी भी कॉन्सेप्ट को बताने से संबंधित उससे प्रसंग लेकर के, यानी कि उससे रिफरेंस लेकर के। तो जब भी आप किसी चीज़ का रिफरेंस लेते हैं तो जाहिर सी बात है बच्चे तेजी से सीखते हैं। और विकल्प क्या कह रहा है कि उसमें कमी आएगी, इस वजह से ये विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प देखिए, कहा जा रहा है कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में कमी होने की संभावना है। तो शिक्षार्थी केंद्रित मतलब कि बच्चे सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और खुद करके सीख रहे हैं, तो इससे बच्चे की उपलब्धि में कमी नहीं आएगी बल्कि बढ़ोतरी होगी। तो ये भी विकल्प निगेटिव था, यानी ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, सामाजिक बहिष्कार से उसके अधिगम में सुधार की बात की जा रही है। तो सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया के माध्यम से ही बच्चे सीखते हैं और यहाँ पर बहिष्कार हो गया तो वो सीखेंगे नहीं, उसमें कमी आएगी, सुधार नहीं होगा। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, सामाजिक सहयोग से उसके अधिगम में वृद्धि होगा। ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। कैसे? सामाजिक तौर पर जब वो एक दूसरे से सहयोगात्मक तौर पर एक दूसरे से इंटरेक्शन करेगा तो चीजों को सीखने में उसको मदद मिलेगी, वृद्धि होगी, और यही पॉजिटिव सेंस में, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।